दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत बड़ा लेसन ये आप लोगों को देकर जाने वाली है। एक इंसान पैसे के पीछे भागता भागता गिरकर मर जाता है। फिर से देखना इस वीडियो को। अब की बार जहाँ पर ये पैसे थे, यहाँ पर मोबाइल सोचना आप लोग। सेम कंडीशन मोबाइल के साथ में होती है कि मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं और पता नहीं कहाँ पर टाइम चला जा रहा है और ऐसी ज़िंदगी ख़त्म। फिर से देखो इस वीडियो को और अब की बार सोचो कि यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में आप लोग पड़े हुए हो जो कि प्रोडक्टिव नहीं है और आप लोग टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। फिर से एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर। वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहा कल का दिन, पहले तो आप लोग ये बताओ, और आज के दिन को कैसे लेकर चलने वाले हो, ये डिसाइड किया कि नहीं किया। जय हिंद दोस्तों। आज का दिन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया कि बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहो दोस्तों। कब स्टडी टेबल से ऑफिस टेबल मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अक्सर ज़िंदगी में ना जो इंसान अपने काम में डूब जाता है, वो इंसान जो है इस दुनिया में से, एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि इस दुनिया के सागर में से तैरकर एक सबसे आगे निकल जाता है। अगर आप लोग अपने काम पर फोकस करोगे ना, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने धुलमित होती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन अगर बाकी सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो फिर भाई साहब कभी काम जो है आप लोग कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम अगर गिनाने बैठो तो 1000 प्रॉब्लम मैं आप लोग गिनवा दूंगा। पर लेकिन चीज़ें जो हैं वो करनी है तो करनी है, तो लग कर काम करना है। तो सेम चीज़ें आप लोगों को ज़िंदगी में लेकर चलनी है कि जब डिसाइड कर ली कुछ चीज़ें तो उनके ऊपर फोकस देना है। प्रॉब्लम है सबको आती है यार, मुझे भी आ रही हैं, आपको भी आएंगी, हर एक इंसान को आएंगी। पर लेकिन उनको टैकल कर कर ही आगे बढ़ना ज़िंदगी का दूसरा नाम है। ज़िंदगी का नाम नहीं, चलती का नाम गाड़ी। तो हमेशा ज़िंदगी को आप लोगों को चलाते रहना है, रुकना कतई भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमेशा रखिएगा, जहाँ गाड़ी रुकी वहीं डगमगा जाएगी। ओके, एक छोटी सी बात यहाँ पर, कई सारे बच्चे जो हैं बोल रहे हैं कि सर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो OTP नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वेबसाइट पर भी कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही थी कल। थोड़ा सा देखिए, जब कई सारे लोग जो हैं पहुँच जाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी इशू हो जाता है। और मैंने बोला था कि अभी 2-3 दिन जो है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं इंप्रूव करने में लगेगा, इसके बाद में चीज़ें जो हैं वो फ्लो में चलने लगेगी। तो टेंशन मत लीजिए, अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद में आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल चलने लगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो कई सारे बच्चे बोले थे लेक्चर के लिए, तो यहाँ पर ये लेक्चर मैंने बोला था कि देखना, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं कहाँ पर कैसा पढ़ा रहा हूँ। कई सारे जो ताने दे रहे थे कि अच्छा पढ़ा रहे हो वहाँ पर, यहाँ पर अच्छा ऐसा पढ़ा रहे हो, तो इससे आप लोगों की सारी जो भी गिले शिकवे हैं वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर एज ए डेमो लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए डाला गया था, ताकि आप लोगों के माइंड में किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, इस लेक्चर की PDF सारी चीज़ें आप लोग कहाँ पर मिलेगी, वो टेलीग्राम पर तो मिलती हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगी ऐप के ऊपर। और बाकी अगर क्लासेस आप लोगों को लेनी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं studyloverveer.in। अगर आप लोगों के पास में एप्पल का फ़ोन है तो वेबसाइट पर यहाँ पर ऐप मिल जाएगा, आप लोगों को उसको इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जो है इंजॉय करते रहिए। बस थोड़ा सा एक ध्यान रखिए, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि कोशिश ये करना है कि कई बार अगर देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में जब चीज़ें चलती हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए अभी टेस्टिंग जोन चल रहा है। बस लगभग आप लोग सोच के चलिए कि 2-4 दिन हो रहे हैं, होली के बाद में सब कुछ फ्लो बहुत ही फ्लो से चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में आप लोग इन्जॉय करते हुए नजर आओगे। क्योंकि देखिए जब चीज़ें आप लोग ना कहीं, जब कभी आप लोगों ने देखा होगा जब नया नया घर बनाते हैं, अच्छा यार ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, तो वही है कि सब चीज़ लगी हुई हैं आराम आराम से, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में फिर काम करेंगे और फिर आप लोग इसको एंजॉय करोगे। ठीक है कि नहीं? तो फीडबैक ज़रूर देना। वैसे ऐप कैसा लग रहा है, कोई डाउट चल रहा है या फिर जो भी है, तो उसको आप लोग शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए। और ये थोड़ा बहुत डाउन देखे होती है जब बहुत सारे बच्चे देखे, इतनी कैपेसिटी थी नहीं जितनी आप लोग वहाँ पर पहुँच गए हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत डाउन हो जाती हैं फिर चीज़ें, तो फिर चीज़ें जो हैं वो रिकवर की जाती हैं। तो टेंशन मत लेना, आराम आराम से चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आएंगी, बस आप लोग इन्जॉय करते रहिए। आज का लेक्चर जो है सुनकर आप लोगों को मज़ा आएगा, बहुत ही कुछ डिस्कस किया गया उसमें, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए और फीडबैक जरूर देते रहिए जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है। ओके दोस्तों, 2 डे जो हैं वो स्टार्टिंग वाले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वो डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं EPFO के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अब डे भी आने लगे EPFO के। ठीक है लेबर लॉज पढ़ा पढ़ा के मेरे सपनों में लेबर आने लगी
अगर बात करें यहाँ पर नेशनल सेफ्टी डे और दूसरा है एम्प्लॉई अप्रिसिएशन डे, तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट डे हैं यहाँ पर। ये खासकर एग्जाम में आप लोगों से इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए आप लोग, ट्रेड यूनियन जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल से बनाई जाती है? देखता हूँ कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देता है यहाँ पर। यानी कि ट्रेड यूनियन बनाने की पावर जो है संविधान में किस आर्टिकल के अंदर से आप लोगों को मिलती है। और इसी के साथ में अगर बात करें कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं हमारे संविधान के अंदर में जो कि लेबर पर फोकस करते हैं, खासकर फंडामेंटल राइट से उनको निकाल कर लाया जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आज जो है आप लोगों का जो लेक्चर आएगा उसमें कवर करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। नेशनल सेफ्टी डे, सेफ्टी मतलब यहाँ भी डायरेक्ट आप लोग इसको मजदूरों से कनेक्ट कर सकते हैं। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी 1966 में। 1966 में 4 तारीख को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ईपीएफओ का जो पेपर होता है सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। ईपीएफओ का जो पेपर होता है यहाँ पर वो भी आप लोगों को पता है। आप लोगों को जो पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, वो आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री के अंडर ही मिलेगी। तो जो भी हमारे देश में वर्कर हैं उनके लिए आप लोग काम करोगे, उनकी जो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सेफ्टी के बारे में सारे जो भी चीज़ें हैं, तो ये मिनिस्ट्री काम करती है यहाँ पर नजर आती है। 4 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो 4 मार्च को बनाई गई, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बात क्या की जाती है कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी बनी रहे। और कोई एक्सीडेंट होता है, कोई किसी तरह की दुर्घटना घटती है, एक बात सुनी होगी ना आप लोगों ने कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वो सावधानी न हटे और दुर्घटना न घटे तो उसको रोकने के लिए काम किया जाता है। वरना अगर कोई वर्कर घर से निकल रहा है काम करने के लिए और वो घर पर शाम को वापस न पहुंचे तो घर वालों की दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और एक तरीके से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बहुत सारी जगह ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बहुत ही प्यारी सी थीम रखी गई है यहाँ पर। बोला गया कि ओवर एम जीरो हार्म, यानी कि किसी को भी नुकसान ना हो, हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, किसी को भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों ने सुना होगा कि जो अपना नुकसान कर कर दूसरों का फायदा करे उसको बोलते हैं भगवान, यानी कि उसकी इंसान की प्रवृत्ति जो है भगवान जैसी है। एक ऐसा इंसान जो कि बोलता है ना तो मेरा बुरा हो और ना ही दूसरे का बुरा हो, ये होता है एक इंसान जो कि एक रियलिटी में जिसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। नुको यार मेरा भी बुरा ना हो और किसी का बुरा ना हो, मतलब सब जो है अच्छे से चलता रहे। एक इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का होता है कि भाई साहब अपना भला होना चाहिए, चाहे दूसरे का कितना भी बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए। ये होता है शैतान प्रकृति का इंसान। एक ऐसा इंसान जो बोलता है कि मेरा भला हो चाहे ना हो, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं पर सामने वाले का भला नहीं होना चाहिए इसको बोलते हैं राक्षस तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो? ए, बी, सी या फिर डी? इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर एक शब्द है जिसको बोलते हैं सी। सी का मतलब यहां पर वो महिला वाली सी नहीं है। सी का मतलब है यहां पर, एस का मतलब है सेफ्टी, एच का मतलब है हेल्थ और ई का मतलब है इन्वायरमेंट। यानी कि सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया था 4 मार्च 1966 में, जिससे नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में। तो उसके चलते 4 मार्च को ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सी वाला अगर कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर डे है आप लोगों के सामने एम्प्लॉई अप्रेंटिस डे। तो यहाँ पर 3 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से प्रोत्साहन दिवस भी आप लोग बोल सकते हैं, प्रशंसा दिवस, किसी की शाबाशी देना, किसी को बड़ाई करना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर बच्चे हैं कोई ढंग से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो तो और जोश के साथ में वो काम करने लग जाते हैं। तो इसको एक तरीके का अप्रिशिएशन आप लोग बोल सकते हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि सर आज लेक्चर में मज़ा आ गया, तो अंदर से मतलब लगता है कि हाँ यार मेहनत जो की है ना, मतलब वो एक तरीके से सफल हो गई, तो वो वाली फीलिंग आती है। मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है जब कोई आप लोगों के काम को अप्रिशिएट करता है, तो उसमें लगता है कि यार जितना टाइम दिया था ना वो वर्थ इट रहा। तो इसीलिए कभी भी किसी को अगर अप्रिशिएट करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, हमेशा अप्रिशिएट करना इंसान को। उससे आप लोगों के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी और सामने वाला भी अच्छे से काम करेगा। और खासकर आज की डेट में अगर लेबर के बारे में हम लोग बात करें तो आज की डेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लेबर के साथ में जुड़ी हुई है जिसकी कुछ हद नहीं है।
बहुत सारी माइग्रेंट वर्कर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं आज के डेट में काम करने के लिए। तो उसकी वजह से बहुत सारी माइग्रेंट वर्कर में जो महिलाएं होती हैं उनको सेक्सुअल असोल्ट भी यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट भी वहाँ पर उनको झेलने पड़ते हैं। उनके लिए प्रॉपर वहाँ पर किस तरीके से शौचालय जाना है वो सारी फैसिलिटी नहीं कई बार वहाँ पर देखने को मिलती है। उनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन तक वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यानी कि उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। अब आप लोगों ने देखा रिसेंटली जब कोविड-19 आया, बहुत सारे राज्य ने बोला कि वर्कर को कि तुम जो है अपने अपने राज्य में जाओ। मतलब जब कमाने की बात आए और यहाँ पर जीडीपी बढ़ाने की बात आए तो तुम हमारे राज्य में आओ, अगर प्रॉब्लम आ गई तो तुम अपने राज्य में जाओ। यानी कि दिक्कत के समय पर उनका साथ छोड़ देना। तो ये बड़ा ही एक नॉर्मल सा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉई एप्रिसिएशन वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है 27 से लेके 3 मार्च को। और इसी के साथ में 3 मार्च को जो है वो एम्प्लॉई एप्रिसिएशन डे आप लोगों को देखने को मिलता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों से आगे डिस्कस किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को रैट होल माइनिंग के बारे में बताया था, यानी कि आसाम के अंदर में छोटे छोटे बच्चों को बेसिकली वहाँ पर उसमें जो खदान में डालकर उनसे जो है कोयला निकलवाया जाता है। याद आ रहा है किस किसी ने वो आर्टिकल सुना था उस दिन? तो पर्टिकुलर क्या हुआ, अभी जब लेबर लॉज में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं संविधान में, उसके बारे में दे रखे हैं वो सारी चीज़ें। तो कई बार ना एक तरीके से लेक्चर ले लेके दिमाग में वो चीज़ें बैठ सी जाती हैं। तो मैं रात को सोया, सुबह को मतलब एक तरह से ना रात को सपना आ रहा है कि एक ऐसी माइनिंग है बेसिकली मेघालय वाले एरिया के अंदर में, और बहुत सारे बच्चे उसके अंदर घुसे हुए हैं। और उस माइनिंग की जो बेसिकली माइनिंग है और उसके ऊपर एक पर्वत है, मतलब इस तरीके से है कोई सिचुएशन। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा टाइप की है, उसमें से कोयला निकाल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। इस गुफा के ऊपर जो है वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का इन द सेंस मतलब कंस्ट्रक्शन का नहीं बोला जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत कूड़े का टीला लगा हुआ है और उसको हटाने के लिए यहाँ पर बेसिकली मशीन चढ़ी हुई है। और उस मशीन में इतना वेट था, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है नीचे को खिसकना स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से कई सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अंदर दब रहे थे, तो उनको बचाने भागा मैं। ठीक है, और मैं भी जो है उसमें अंदर ही दब गया एकदम वो नीचे गिर गई। मैंने कहा एकदम आँख खुल गई। मैंने कहा भाई साहब बाल बाल बच गया तो ऐसे मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, इतना डूब गया हूँ मैं मुझे पहली बार इस तरीके का सपना आ रहा है। मतलब पढ़ाते हुए तो कई बार सपना है कि मैं सपने में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मुझे कई बार सपने आते हैं। ठीक है, पर लेकिन इस तरह का सपना मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने कहा पसीने आ रखे पूरी शरीर के ऊपर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। चलिए अच्छा जो भी था अच्छा था। बात करते हैं रामकृष्ण जयंती के बारे में। ठीक है, तो देखिए गुरु की जो एक तरीके से एक जो पोजीशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। खासकर अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे यहाँ पर, इनके नाम पर यहाँ पर ये रामकृष्ण जो जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है 4 मार्च को। एनुअली यहाँ पर बेसिकली याद किया जाता है। रामकृष्ण जो यहाँ पर परमहंस थे, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक स्पिरिचुअल सेंट थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है देश को रास्ता दिखाया। रामकृष्ण जो परमहंस है, इसके बारे में अगर बात करें 1836 से लेकर 1886 तक का ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी के सेंट थे और फाउंडर थे। रामकृष्ण जो ऑर्डर है जो मोंग का, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसके बारे में याद रखिएगा। तो स्पिरिचुअल फाउंडर कृष्ण जो मूवमेंट है उसके, और ट्विन ऑर्गेनाइजेशन जैसे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इनके द्वारा लाइब्रेरी वगैरह भी चलाई जाती हैं। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों ने देखा होगा आर के आश्रम जो है मेट्रो स्टेशन, वो इसी के नाम पर जो है वो नाम यहाँ पर रखा गया था। अलग अलग जो सिटीज़ के अंदर में इनकी एक जो लाइब्रेरी हुआ करती है उसमें बिल्कुल माइन्यूट सी फीस रहती है, ना के बराबर में। रामकृष्ण मूवमेंट और इसको वेदांता मूवमेंट के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। बेसिकली एक तरीके से रामकृष्ण जो मिशन है ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोगों की सेवा करने वाली एक तरीके से संस्था आप लोग बोल सकते हैं, और वॉलेंट्री ये काम करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कई बार खिचड़ी विचड़ी खिलाते हुए पाए जाते हैं। इस मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करते हैं, यहाँ पर लोगों की हित में बात करते हैं, लोगों की सहायता में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इनसे जुड़े थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी,
जो कि इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। पर लेकिन जो मिशन है यहाँ पर ये इनके गुरुजी के नाम पर है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी है चीज़ें, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहती है। जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, ये है FCRA वाला टॉपिक। इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ये आज से न्यूज़ में नहीं है, काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में और कुछ पुराने आर्टिकल जो हैं उनको भी कंबाइन कर यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ताकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप लोगों का न छूटे। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि टेट जो लेक्चर होता है, बेसिकली जो पर्टिकुलर आर्टिकल होता है, उसको जब तक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं समझोगे कि ये कानून कैसा है, आखिर क्यों न्यूज़ में है, तब तक आप लोगों का कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को कवर करने का। और आर्टिकल कवर करने के बाद में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर चीज़ें जो हैं वो आप लोग याद भी नहीं रखोगे। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग पैरेलल में लेकर चलो, तभी एग्जाम जो है वो क्लियर करोगे। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को एक पुराने आर्टिकल के साथ में कंबाइन कर ताकि सारी बातें जो है क्लियर हो जाएं कि पास्ट में क्यों न्यूज़ में था और अब क्यों न्यूज़ में है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस के पोर्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो यार, ये तो टॉपिक मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, इसको तो आप लोग कंठस्थ करके जाना है, ठीक है, क्योंकि पूरे साल पिछले 2 साल से ये टॉपिक जो है इतना न्यूज में है कि यहाँ पर बेसिकली अतकी मचा रखी है इसने। अतकी कैसे मचा रखी है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारी एनजीओ आप लोगों ने देखी होगी। एनजीओ का नाम सुनते ही कई सारे तो नेगेटिव थॉट आते हैं माइंड में कि अच्छा एनजीओ बना ली, टैक्स बचाएगा, इसका मतलब टैक्स की चोरी करेगा, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन एनजीओ जो थी ना, ये एक पर्टिकुलर अच्छे पर्पज के लिए बनाई गई थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, एनजीओ ही यहाँ पर काम करे। जैसे मान लीजिए एक एनजीओ बनाते हैं हम लोग और हम बोलते हैं कि हमारे एरिया में जितने भी कूड़े करकट है हम लोग उनको साफ करेंगे मिलकर, और उसमें कंट्रीब्यूशन सारे वो बच्चे देंगे जो मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक फ्रेंड है जो कि बेसिकली साथ में, जिसने मेरे साथ में अपनी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और फिलहाल अपनी एनजीओ चला रहे हैं। उसने अपने गांव में आसपास में उसने काफी साफ सफाई की, वहां पर उसने अपनी जो पंचायत है उसके अंदर एक बच्चों की लाइब्रेरी बनवा दी है। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी जब उससे बातें कर रहा था मैं, जो प्रधान है ना, प्रधान को शर्म आने लगी उनके सामने खड़ा होते हुए। क्यों? क्योंकि प्रधान इतना काम नहीं कर रहे जितना काम वो लोग कर दे रहे हैं, और जबकि किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वो बेसिकली जॉब करने वाले बंदे हैं, ठीक है, तो कमाने वाले बंदे हैं, तो वहां पर अपने आप में मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और जहां पर अच्छा लगता है उससे काम से कर लेते हैं। जैसे आप लोग बोले ना कि बहुत सारे बच्चे से एक्चुअली फैमिली के सिलेक्शन हो रहा है बहुत सारों के, ठीक है, तो उनको बोला जाए कि यार आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। इससे क्या करेंगे, हम लोग जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में किताबें नहीं है, वो किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे तरीके से चलती है बेसिकली एनजीओ। तो ये एनजीओ जो होती है नॉर्मली बनाई गई थी भले के लिए, पर लेकिन लोगों ने क्या काम करने स्टार्ट कर दिया, इसका कई जगह नेगेटिव इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में एनजीओ को पैसे दे दिए और बोले कि जितने भी तुम्हारे वर्कर हैं उनको लगा दो देश के अंदर में दंगे भड़काने। ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर एनजीओ गवर्नमेंट तक गिरा देती हैं, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में भी कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट का यही आरोप रहता है एनजीओ के ऊपर कि एनजीओ जो है उस टाइम पर जब हमारे देश में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें बोला गया कई सारी एनजीओ ने काफी नेगेटिव रोल प्ले किया एक तरीके से, यानी कि किसानों के लिए तो पॉजिटिव रोल प्ले किया, पर गवर्नमेंट का मानना था उनके द्वारा नेगेटिव रोल प्ले किया गया उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इस तरीके से बातें देखने को मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी कंट्री में यहाँ पर जब उसके प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसमें बोला गया बहुत सारी एनजीओ का वहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और ये एनजीओ वो रहती है मैक्सिमम जिनमें बाहर से पैसा आता है काफी ज्यादा। तो अभी रिसेंटली इसी के ऊपर बवाल ये मच रहा था कि इन एनजीओ के जो है वो लाइसेंस कैंसिल किए जाए, क्योंकि ये देश की शांति को भंग कर रही है, देश के कानून अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस काम के लिए बेसिकली यहाँ पर ये आई है वो काम यहाँ पर नहीं कर रही है। तो इसके चलते इसका जो पट्टा रहता है एनजीओ का, पट्टा शब्द हालांकि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा ओड लग सकता है, पर लेकिन रियलिटी में पट्टा ही होता है कि जो एनजीओ के गले में डाले रखती है होम मिनिस्ट्री, और जब भी मन करता है उसको खींच देती है। क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है ये क्या बोलता है कि बाहर से अगर आप लोगों के पास में कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि कोई बाहर का देश या कोई बाहर का इंसान, मान लीजिए बिल गेट्स वैसा है, जैसे कि इलोन मस्क बैठा है, इलोन मस्क बोले वाह यार स्टडी लवर फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली है, ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ाई चल रही है, चलो मैं कुछ पैसे देता हूं और जितने भी स्टडी लवर फैमिली के जो बच्चे हैं उनको सबको क्या करेंगे, एक एक टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से ले सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा सबके हाथ में टैबलेट आ जाएगा। पर लेकिन जैसे कि एक बहुत बड़ी असली फैमिली हो गई, 1 मिलियन के करीब यहाँ पर लोग हो गए,
वो बोलने लगे कल को इलोन मस्क की पूरी एसएलवी फैमिली को बोलो कि देश के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज खड़ाए, मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा, जरा सी देर में पूरे देश के अंदर में जगह जगह लेवल पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनजीओ का गलत इस्तेमाल हो गया उस तरीके से, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर एक तरीके से आवाज उठाना। पर यही एनजीओ अगर बोले कि पूरे के पूरे यहाँ पर देश के अंदर में 10 लाख लोग हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एक एक पेड़ लगाना है, तो 10 लाख पेड़ सेकंडों में लग जाएंगे, ये आप लोग देखते हैं। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब आप लोग उसको देखिए कैसे यूटिलाइज करना है। तो कई सारी एनजीओ ऐसे काम करती है कि वो बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो अभी जो ह्यूमन राइट जो यहाँ पर बात करें, जो एनजीओ है जिसका नाम है यहाँ पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो ये जो एनजीओ है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गई है। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट के बारे में बातें करती थी, यानी कहीं भी है बस ह्यूमन राइट का इशू उठा लिया, कोई भी मुद्दा हो रहा है तो गवर्नमेंट को लगा यार फालतू में दिक्कतें कर रही है, तो एफसीआरए जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब बाहर से पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करोगे? कल को कहीं चलकर प्रोटेस्ट करना है, और कहीं चलकर बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं चलकर किसी भी तरीके से कुछ किसी को की एक नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। जैसे प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कितने लंबे समय तक चला लोगे? अगर प्रोटेस्ट में बोल दो चलो कल को चल के सब प्रोटेस्ट करते हैं, अब आके वहां रुकोगे, खाने के लिए खाना भी चाहिएगा, पीने के लिए पानी भी चाहिएगा, रात को सोने के लिए जगह और ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह चाहिए, ठीक है? इस तरीके से पूरा एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो सब चीजों के लिए पैसा लगेगा। तो अगर पैसा नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कैसे चलेगा? तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर चल रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई इसको फंड कर रहा होता है, तभी जाकर वो प्रोटेस्ट चल पाता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। अभी ये एनजीओ जो है ये बेसिकली बेचारी गुस्सा हो गई है। ये एनजीओ ये बोली कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया था 180 डेज के लिए, ठीक है? पर लेकिन जैसे ही 180 डेज कंप्लीट होने वाले थे, फिर से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। तो इसके चलते हाईकोर्ट में पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बोला यार देखो तुम्हारा आपसी मामला है, हम लोग जो है होम मिनिस्ट्री के डिसीजन के अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यार ये ना चीजें अपने पास में रखो, ठीक है? ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सुलझाओ इनको। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया कंप्लीट। यहाँ पर बेसिकली जैसे इसका पीरियड खत्म होने वाला था, ये इसका पीरियड जो था वो खत्म होने वाला था अभी अप्रैल के महीने में, ठीक है? तो उसके चलते इनके द्वारा ये जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला था उसके पहले यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। तो 6000 के करीब ऐसे जो हमारी कंट्री में एनजीओ थे जनवरी के महीने में उनके सीज किए गए, उनके जो बेसिकली नहीं एक तरीके से अकाउंट वगैरह उनकी जो काम एक तरीके से देखिए बताता हूँ क्या होता है। वैसे जैसे आप लोग कोई एनजीओ बना लेते हैं तो 5 साल का आप लोग का लाइसेंस होता है। 5 साल में अगर आप लोगों ने कोई बदतमीजी नहीं की है तो इसका मतलब ये कि आप लोग गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, बोलेंगे रिन्यू कर दो। पर लेकिन अगर बदतमीजी करी है तो आप लोग खुद ही बोलोगे 5 साल पूरे मजे ले लिया, अब नहीं जाते, वरना गवर्नमेंट जो है गले में पट्टा डाल लेगी। तो आप लोग खुद ही नहीं जाओगे, गवर्नमेंट खुद ही कैंसिल कर देगी। तो ये कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम एनजीओ तो अपने आप ही नहीं जाती हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बदतमीजी काट रखी है, और कुछ को गवर्नमेंट को लगता है बदतमीजी काट रही है तो कुछ को गवर्नमेंट रिन्यू नहीं करती है। तो 6000 एनजीओ ऐसी थी जिनका यहाँ पर पत्ता कटा भी यहाँ पर, ठीक है? ये बेसिकली जनवरी के महीने में। अगर बात करें 16888 के करीब 16888 जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो थे यहाँ पर एनजीओ के 25 अप्रैल 2022 में यहाँ पर ये डाउन किए गए, जिसमें से 22000 के करीब जो है वो दिसंबर 31 में आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को ये कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रहती है जब एनजीओ के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो वैसे अब अगर आप लोगों को ये कानून समझना है पूरा, तो इस एक स्लाइड के अंदर में इस कानून का जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। पर लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके पूरे नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। सबसे पहले बात करते हैं अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, तो 1976 में यहाँ पर ये लाया गया। अगर इस ईयर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वही ईयर है जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 77 तक। तो उस टाइम पर ये लगा कि कई सारी एनजीओ जो हैं वो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस टाइम पर यहाँ पर एफसीआरए के लिए यहाँ पर चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई। तो इसको ओरिजिनली जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो था, इससे पहले अगर बात करें, ये फ्रीली अलाउ किया जाता था, फंड रिसीव किया जाता था, और यहाँ पर एक तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर ये फंड को खर्च किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो फंड आप लोगों को मिलेगा वो अपने लिए ही आप लोग यूज करेंगे, किसी और एनजीओ को ट्रांसफर आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि फंड मिला किसी और को, उन्होंने क्या किया, किसी और को पकड़ा दिया कि ये ले तेरे फायदे के लिए तो इसको यूज कर लेना। तो कोई चेक करने वाला था ही नहीं, तो आराम से फंड जो है वो इधर उधर हो जाता था। पर लेकिन अब जो है सारी चीजें प्रॉपर वे में एक पैटर्न में चलने लगी कि जो पैसा तुमको मिला है वो तुम ही यूटिलाइज करोगे, और जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज करोगे, इधर उधर ये पैसा जो है माल पानी नहीं जाना चाहिए। 2010 में 1976 में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो रिपील्ड कर दिया गया और रिप्लेस किया गया यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन, जो कि यहाँ पर जिसको बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अलोंग विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल भी लाए गए 2011 में, जिसके चलते कई सारे की चेंजेस यहाँ पर किए गए। वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे?
जब पहले यहाँ पर अगर एफसीआरए का आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस मिल गया तो पूरी जिंदगी के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ पर वो जिंदगी जो है वो छोटी कर दी और 5 साल के लिए यहाँ पर बोल दिया कि अब हर 5 साल में आप लोगों को इसको रिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि हर 5 साल में जाकर चेक किया जाएगा कि जो यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा दिया जा रहा है, जिस पर्पज के लिए पैसा दिया जा रहा है और किस पर्पज के लिए आप लोग इसको यूज कर रहे हो, उसका एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी। ओनली 50% जो फंड है उसको बोला गया आप लोग यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, यानी कि आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, किसी को रख रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जो भी आप लोग खर्चा है, कोई ऑफिस आप लोग चला रहे हैं, 50% फंड उसमें यूज करोगे, बाकी का सारा पैसा जो है उसके लिए यूज करोगे जिस पर्पज के लिए आप लोगों को फंड मिल रहा है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर 1976 में नहीं थी, पर लेकिन अब यहाँ पर वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एफसीआरए में फिर अमेंडमेंट किया गया 2020 में और फिर से रीडिफाइन की गई इसकी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन और कैसे चीजों को यूटिलाइजेशन करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एफसीआरए जो है जब से चला अब तक का काफी बार इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 5 साल के लिए यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं, हर 5 साल में आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, जाकर उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। एफसीआरए को जो अमेंड किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारी चीजें की गई, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, चेंजेस किए गए, फिर से रीडिफाइन किया गया कि किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली चीजों को यूज करना है। फंड जो रिसीव करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही उसको यूज करना है, इधर उधर आप लोग यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर सकते। वो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली। इसी के साथ में एनुअल फ्लो जो है फंड का, जो भी यहाँ पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन में जाता है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्लेम किया था यहाँ पर, तो उसका कोई गलत तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। यानी कि फंड जो है जहां पर जिस तरीके से जिस पर्पज के लिए जा रहा है उसी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोविजन लगा दिया गया यहाँ पर, अमेंडमेंट किया गया इसके सेक्शन 7 में, जिसके चलते फंड को यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सारी बातें। इसी के साथ में एक सिंगल अकाउंट में आना है और वो भी कहां पर, एसबीआई की ब्रांच होगी दिल्ली के अंदर, वहीं पर ये फंड आना है, ठीक है। इसी के साथ में इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर बेसिकली बताएगी कि कहां कहां से रेमिटेंस आ रहा है। रेमिटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अपना काम करने जाते हैं कहीं बाहर और वहां से पैसा कमाकर आप लोग अपने घर भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर बेसिकली मैंडेटरी बना दिया गया ताकि पता चल सके, और कैप लगा दी गई यहाँ पर, जो भी मैंने आप लोगों को बोला था, ये यहाँ पर काफी बड़ा चेंज किया गया। बोला गया था 50% फंड जो है वो आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो अपनी जिंदगी को अय्यासी से उड़ाने के लिए, और 50% जो है यहाँ पर आप लोग उस काम के लिए खर्च कर सकते हो जिस काम के लिए आप लोगों को फंड मिला है। अभी जो 50% वाली लिमिट है इसको और कम कर दिया गया और इसको 20% कर दिया गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो 20% है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो फंड आया है 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि अगर एजुकेशन के लिए फंड दिया गया है तो 80% उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, ओनली 20% जो है वो आप लोग खाने पीने रहने सोने के लिए आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन एक चीज आप लोगों को पता है कि जो चीजें सही होती है उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। यहाँ बोला गया कि कई सारी एनजीओ के द्वारा कि फालतू में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, नॉन शेयरिंग ऑफ फंड की वजह से कई सारे जो हमारे काम धंधे जो हैं वो रुक गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कई सारी एनजीओ के पास में एक्स्ट्रा फंड होता है, उनको वो नहीं मिल पा रहा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये काफी इरेशनल है कि पूरे देश के अंदर में एक ही ब्रांच रहेगी, वहीं पर जाकर सब आप लोग अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ये सही नहीं है। इसी के साथ में अनईज हो रहा है ऑपरेशन करने में, सबको दिल्ली में आना पड़ेगा और वहां से ऑपरेट करना है, चाहे देश में कहीं भी जा रहे हैं, और इलॉजिकल भी है यहाँ पर। ये हर एक बात पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला भी गया था कि ऐसा नहीं कि पेगासस का आप लोग सबके ऊपर केस लगा दिए। यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप लोग जस्टिफाई करोगे कि क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, ये क्यों कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तर्क भी उसके पीछे होना चाहिए कि सही एक लॉजिक होना चाहिए कि हाँ इसलिए आप लोग ये काम कर रहे हो। तो ये बातें भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इसके बारे में बोली गई। तो ये पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया कि यहाँ पर अभी क्यों रिसेंटली ये न्यूज में आ गया। एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या फायदे क्या नुकसान और क्यों यहाँ पर इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सही आंसर दे पाओगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चूक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। बोला जा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में फर्स्ट इनेक्ट किया गया 1976 में और फिर अमेंडमेंट किया गया 2015 में। दूसरा यहाँ पर बोला गया है ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द एनजीओ, तो यहाँ पर रजिस्टर करना है उसको एफसीआरए के तहत। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि रजिस्टर करना है इज इनिशियल जो वैलिड है वो 3 ईयर के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखना है कि यहाँ पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। फिर से ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोट यानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बोला गया, नोट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा गया यहां पर। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग यहां पर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, फिर भी क्वेश्चन गलत कर दोगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद में ये जरूर पढ़िए, नोट पूछा है या फिर यहां पर नोट करेक्ट या फिर करेक्ट पूछा है, तो आप लोग सही से आंसर दे पाओगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहां पर क्या था, यहां पर आप लोगों को बताया यहां पर ये 2015 नहीं था, यहां पर 2010 था, यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया 2010 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। इसी के साथ में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 साल के लिए नहीं, मैंने 5 साल के लिए बताया, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो गलत वाली स्टेटमेंट अक्सर आप लोग क्या करते हैं, यूपीएससी आप लोग के साथ में जब खेलता है सारी स्टेटमेंट सही सही देता है, बीच में 2 स्टेटमेंट गलत डाल दी, ठीक है, यानी कि गलत वाला क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग। फ्लो में गलत गलत सही सही चल रहा था, इसमें भी आप लोग सही सही वाला लगा के आगे, पर लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया था। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें समझनी पड़ेगी ढंग से। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा होमवर्क के तौर पर, यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। 2 मिनिस्ट्री तो यहाँ पर ऐसी जिनके मिनिस्टर आप लोगों को एक ही देखने को मिल जाएंगे, 2 क्या मुझे चलो कुछ नहीं, ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है, 2 के यहाँ पर ज्यादा ही काम है अटेम्प्ट करना आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या यहाँ पर, रेगुलेशन एक्ट जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को अटेम्प्ट करके चलना है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, अगर डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पिछले कुछ टाइम में भर भर कर आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी। तो पूरा मुद्दा क्या है वो काफ़ी आसान शब्दों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूज़ के साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराऊंगा, इसी के साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों का होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पोस्टमार्टम होगा 360 डिग्री के अंदर में, ताकि कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों का छूटे ना। सबसे पहले हम लोग मुद्दा समझते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर पर्पज से लिए होते हैं और क्या ये संवैधानिक पोस्ट हैं, सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आप लोग क्या नजर आ रहा है, इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम में, अगर 2010 से मैं बात करूं, 2010 में, फिर यहाँ पर बात करें 12 में, 15 में, 17 में, 18, 21, 22 और यहाँ पर अभी 22 के अंदर में, यानी कि पिछले कुछ टाइम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी कि ये आप लोग अगर 2010 से ही लगा लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिलाकर हम लोग 2022 में बैठे हैं और 2022 तक का टोटल मिलाकर 10 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आप लोग खुद सोचिए एक मिनट। हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं तो टोटल आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन जो देखने को मिलता है वो 5 साल का रहता है। आप लोग सोचो, जब यहाँ पर एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में हम लोग जंप करते हैं, उसके बीच में ही 2-3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या दिक्कत है, इसी मुद्दे के ऊपर जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बातें बोली गई कि जो पर्सन यहाँ पर आएगा 90 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, या फिर इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से 1 साल से कम जो टाइम के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर आने वाला है, तो क्या वो प्रॉपर यहाँ पर रिफॉर्म कर पाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 साल होना चाहिए, यानी कि 6 साल तक वो उस पोस्ट पर रह सकता है, या फिर 6 साल अगर न हो तो 65 साल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि या तो 6 साल रहे या फिर 65 साल रहे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या आरोप लगा रहा है कि जिस भी इंसान को यहां पर इस पोस्ट पर बैठाया जा रहा है, ये देखकर बैठाया जा रहा है कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहे, उससे पहले ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस पोस्ट पर बैठेगा, ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जिस तरीके से पैटर्न चला हुआ आ रहा है वही पैटर्न चलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और इस पैटर्न के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क क्या है,
अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इलेक्शन हो रहे हैं बेसिकली गुजरात में और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कि इलेक्शन का शेड्यूल कैसा दिया है। मतलब यहां पर यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी फुल पावरफुल में है, एक पावरफुल पार्टी है जो कि सेंटर में भी रूल कर रही है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रही है, यानी कि ये फुल पावरफुल पार्टी है। आज की डेट में उदाहरण के तौर पर आप लोग बीजेपी ले लीजिए और अगर पुराने टाइम की बात करें तो कांग्रेस ले लीजिए, ये सेंटर में है, अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं स्टेट के अंदर में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी हो गई, ठीक है, इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल साहब जो हो गए वो दिल्ली के अंदर में हो गए। अब इनको इलेक्शन लड़ने हैं। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो गए एक साइड में, यहाँ पर जो कि मेन इलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक तरीके से, और सेम टाइम पर यहाँ पर भी इसकी पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन लड़ने हैं, वो लड़ने हैं गुजरात के अंदर में, गुजरात में इलेक्शन स्टार्ट हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो गए और गुजरात में भी इलेक्शन हो गए, तो सामने वाला फोकस कहां पर करेगा, वो वेस्ट बंगाल के ऊपर करेगा, ना कि गुजरात के ऊपर, और गुजरात के अंदर में सेंट्रल की जो पार्टी है वो जीत के चली जाएगी। तो यहां पर जो डेट है वो क्लैश कराने की कोशिश की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर अपना गेन कर कर चली जाए। ऐसे आरोप खुद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगाए जा रहे हैं, इवन आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। बात क्या ही निकल का कि लोकल इलेक्शन जो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिल रहे थे वो एक तरीके से यहां पर गुजरात के इलेक्शन के साथ में ओवरलैप कर रहे थे। तो यहां पर अगर चाहते तो कोई भी और डेट दी जा सकती थी यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पर लेकिन कोई और डेट नहीं दी गई। इसके चलते यहां पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और इनका अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों से बोला था कुछ ही दिन पहले यहां पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया 12 मई को। यहां पर आप लोग देखते हैं पूरा ये एक लेटर भी है आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया था कि राजीव कुमार जी जो हैं वो अभी रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो आज की डेट में 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राजीव जी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इनसे पहले यहां पर सुशील चंद्रा जी थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, राजीव जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है, पर लेकिन इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे सुनील चंद्रा जी जो कि यहां पर अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके गए। तो यहां पर या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए, तो 6 साल तो कोई टिक नहीं पाता है। इस तरीके के इंसान को लाया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी एज जो है वो 65 साल हो जाए और उसको फिर यहां से अपना जो है अपनी कोई और काम करे जाके यहां से रिटायरमेंट मिल जाए, फिर नया पर्सन आए। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से कंटिन्यूटी होती है, मान लीजिए इलेक्शन के अंदर में रिफॉर्म लेकर आने हैं, इलेक्शन में मान लीजिए बॉन्ड से रिलेटेड कोई रिफॉर्म लेकर आना है, या पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को औकात में रह के काम करना पड़ेगा, अपने पैजामे से बाहर नहीं जाना है, एक लक्ष्मण रेखा आप लोगों को नहीं लागनी है, तो वो काम यहां पर किया जाता है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कोई एनालिसिस करेगा और उसके ऊपर यहां पर रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर एक और मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में अगर बात करें तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। एक तो हो गए यहां पर चीफ, ठीक है, और 2 हो गए यहां पर जो इलेक्शन कमीशन रहते हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन 2 इस तरीके से बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पता है संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ कैसे कैसे यहां पर उनको डील करना है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, कैसे उनको हटाना है, पर इन रियलिटी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, जबकि उनकी पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इक्विवेलेंट रहती है। पर लेकिन जब हटाने की बात आती है तो एक बार चीफ इलेक्शन कमीशन बोल दे कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस इंसान को हटा दो, तो वहां पर उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट में जुडिशरी चाह रही है कि जब यहां पर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाए तो यहां पर उनके हाथ में भी कुछ पावर आए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक अगर बात करें जैसे कि हमारे देश में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें राज्यसभा देखने को मिलेगा और लोकसभा देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहां पर कराए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं।
और फिर यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती हैं तो यहाँ पर कैसे होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट। सारी पावर किसके हाथ में यहाँ पर, वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके हिसाब से काम करते हैं, वो हिसाब से काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की पावर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अभी हमारे संविधान में ये लिखा था कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है कि कैसे इसकी अपॉइंटमेंट करनी है। वो दारमोदार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था संविधान के निर्माताओं ने, पर लेकिन आज तक उस सिस्टम को यूज नहीं किया गया यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि एक प्रॉपर कमिटी होनी चाहिए जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करे, और उस कमेटी में यहाँ पर जुडिशरी के भी मेंबर होने चाहिए, ये मांग की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है। गवर्नमेंट जो है वो अड़ गई, कहे कि जुडिशरी क्यों होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें जुडिशरी आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो काफी ज्यादा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्योर हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगी अगर जुडिशरी यहां पर आ जाती है। तो ये फंडा है यहाँ पर, और गवर्नमेंट की पावर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती है, आप लोगों को नजर आएगी। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्यूर कम से कम 5 या 6 साल, तो कम से कम एक इलेक्शन तो वो कंडक्ट करा कर जाए। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो नीचे वाले 2 इलेक्शन कमीशन है, उनका टेन्योर जो है वो फिक्स ही नहीं है, इस तरीके से उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है, जब उनका टेन्योर फिक्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। इसके बदले गवर्नमेंट ने आरोप लगाए कि अगर आप लोग उठाकर देखो जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही रह रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। पर उसका जो अभी आंसर दिया गया वो ये था कि उसमें कम से कम टेन्योर फिक्स है उनका, उनको कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठाकर फेंक देगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन को फेंक देता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पावर मिलनी चाहिए ताकि ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके, और यहां पर उसको डर न रहे कि आया राम गया राम वाली बात है कि आज हूं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहां पर हमारे देश में ये इलेक्शन को सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन या कंट्रोल यही करता है। पर लेकिन सोचो अगर इसका खुद का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अगर हम लोग 1950 से लेकर चले चीजों को, तो 1950 से लेकर यहां पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है 1989 तक, ठीक है, हमारे देश के अंदर में एक सिंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन बोला करते थे, सिंगल बॉडी हुआ करती थी। पर उसके बाद में यहां पर संशोधन करके संविधान में ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी यहां पर, इसमें 2 पर्सन और ऐड कर दिए गए और यहां पर ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं यहां पर। इसके बाद में फिर यहां पर फिर से इसको अबोलिश कर दिया गया, इसको अबोलिश कर दिया गया 1990 के अंदर में, और फिर से अबोलिश करने के बाद में ये सिंगल मेंबर की हो गई। पर लेकिन लगा कि सिंगल मेंबर की बॉडी से काम नहीं चलेगा, तो फिर से इसमें अपॉइंटमेंट किया गया 1993 में, और फिर से इसको डबल मेंबर और जोड़ दिए इसमें, और ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। 1993 से लेके आज तक का ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि 1989 से पहले जो एज हुआ करती थी यहां पर वोट डालने के लिए, ठीक है, तो वो यहां पर चेंज कर दी गई। 21 एज हुआ करती थी, इसको चेंज करके 18 कर दिया वोटिंग जो एज है यहां पर 18 करती। आप लोग सोचो 18 जब एज कर दी तो 3 साल का गैप हो गया। कितनी जनता ऐसी होगी जो कि यहां पर 18 साल के आसपास में होगी, 18 साल से जैसे ऊपर हुई होगी, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, वो सब भी एक तरीके से वोटिंग डालने कैटेगरी में आ गए। तो पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई जो कि वोट डाल सकती थी, और उसको कंट्रोल करना एक इंसान की बस की बात नहीं थी, इसलिए 2 इंसान और वहां पर ऐड कर दिए, तो टोटल 3 पर्सन की ये बॉडी हो गई। तो इसलिए यहां पर ये पूरा पैटर्न देखने को मिला। पर फिर लगा कि एक ही यहां पर इसको चला लेगा, पर वो नहीं चला, तो फिर 2 ऐड कर दिए। तो ये पैटर्न यहां पर निकल कर आता है। कौन सा संविधान में संशोधन करके एज 21 से 18 की गई, ये आप लोग को बताना है। होमवर्क है, इसको आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा, इससे पता रहेगा, ठीक है, कि आप लोग कितना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं। पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर कर रखी है सारी चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सेंटर के इलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन स्टेट का जो इलेक्शन रहता है, याद रखिएगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो यहाँ पर सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर काम करता है। और 73rd और 74th जो संविधान में संशोधन किए गए थे वो यहाँ पर इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर किए गए थे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है या फिर गलत है, आप लोग ये बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसी पोस्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। और जब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आती है। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? जी हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा बोला गया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शन के लिए भी। तीसरा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट, यानी कि जो लड़ाई होती है या फिर कोई स्प्लिट या फिर मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा गया है। ए में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया है 2 और 3, डी में बोला गया है 3। तो सही आंसर क्या है? अभी मैंने बताया कितने मेंबर की बॉडी है, अभी बताया 3 मेंबर की बॉडी है। यहां पर ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी क्या? इलेक्शन की जब बात आएगी तो वो पावर में आ गई तो गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड करेगी, तो इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड करेगी, और वो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आप लोगों का क्या हो गया? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओ, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो में आप लोग बताओ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन 2022 में यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया, बोला गया कि अगर बात करें डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व कर, जो यहां पर इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या रोल है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इवोल्व हुआ है? इसका आंसर लिखने के लिए भी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ताकि लिखने में आप लोगों को आसानी रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका नाम ही लिखा हुआ है कि एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिससे कुछ कंडक्ट कराया जा सके, उसके लिए कोड रहे। जैसे आप लोग बोले कि मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है, इस टाइम से हम लोग को ये काम करना है, अपना शेड्यूल फॉलो करना है, तो आप लोगों ने कोई कोड बना लिया अपने लिए। ऐसे ही यहां पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसका ओरिजिन जो सबसे पहले हुआ यहां पर, तो वो 1960 में केरला के अंदर इसको स्टार्ट किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहां पर पावर में होगी वो एक तरीके से ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इंटरफेयर यहां पर नहीं होगा। तो स्टेट के अंदर यहां पर सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया। फिर लगा कि अच्छी चीज है, तो लोकसभा इलेक्शन में 1962 में यहां पर इसको आगे लेकर आने की कोशिश की गई। और फिर 1991 में यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली सब जगह फॉलो किया जाएगा, ताकि इलेक्शन के जो नॉर्म्स यानी कि रूल और रेगुलेशन है और जो करप्शन वाली चीजें हैं उसको साइड में रखा जा सके। ये है पर्टिकुलर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं होगा इसको लेकर। अगर डाउट है तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको लेकर आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। तो इसको अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख पाओगे। तो हो गया ना, पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया पॉलिटी का। करंट में क्या चल रहा है वो बता दिया, क्या क्या मुद्दे हैं सारे। यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हो गया। आंसर राइटिंग में भी आप लोगों का यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि अभी ताजा ताजा पूछा गया है वो भी हो गया। तो टॉपिक को ऐसे तैयार किया करो यार। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए, द हिंदू में आ जाए, पीआईबी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, बस ये चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। अब इंटरव्यू में कोई पूछ ले आप लोगों से, स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ ले, एसएससी बैंकिंग के अंदर पूछ ले, इसके बारे में कहीं रुकेगा क्या आप लोगों का क्वेश्चन? इस तरीके से पढ़ाई करनी है, और ये होता है सही तरीका पढ़ाई करने का। फीडबैक जरूर देना जैसा भी लगा टॉपिक, और कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछना, आगे फिर क्लियर कर ले जाएगा। और पॉलिटी में किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन लगता है तो वो लेक्चर का नाम लिख के आगे बाई वीर लिख दिया करो, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, वो टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाएगा पॉलिटी में। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बार बार न्यूज में आ रहा है। अभी जीआई टैग को लेकर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, और अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और भी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव जो भी यहाँ पर इसकी इम्पेरेटिव और इसी के साथ में इकोलॉजिकल कंसर्न है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एरिया पाया कहाँ पर जाता है, धरती के किस कोने में पाया जाता है।
अपनी कंट्री को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जब थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, इसको जब थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखता हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये लगभग 800 के करीब आइलैंड है यहाँ पर, और उसमें से मोटे मोटे तौर पर लगभग आप लोगों को 38 के करीब ऐसे आइलैंड देखने को मिलेंगे, 40 करीब, जहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कि मैक्सिमम वो आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। ये हमारी कंट्री का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पर मानी जाती है। जब अपनी कंट्री की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ये एक काफ़ी प्यारा एरिया है जिसको हम काफ़ी शानदार तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है ये एरिया। पहले को बोलते हैं हम लोग अंडमान और दूसरे को बोलते हैं निकोबार। यानी कि अंडमान जो होता है वो आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा और निकोबार जो है वो आप लोगों को साउथ में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल मिलाकर अगर बात करूं यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। लगभग 72,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। ग्रेट निकोबार है कहाँ पर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सदर्न मोस्ट एरिया में देखने को मिलेगा। इसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लियरेंस जो है इसके द्वारा अभी यहाँ पर जो क्लियरेंस दे दिया गया इसको, ताकि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। यानी कि जैसे सिंगापुर के बारे में आप लोगों ने सुना है, उसी पैटर्न पे यहाँ पर इन एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है। जब ये पैसा यहाँ पर खर्च करने की बात की गई तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसका अपोज भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज हो गया, जाहरवा हो गया, ओंगेज, इसी के साथ में यहाँ पर सैम्पियंस, नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्दर्न सेंटिनलीज जो आइलैंड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो ये हम लोग इसको क्यों लेकर चल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको ढंग से डेवलप किया जा सके। और हम लोग यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनर जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में मिलकर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये रीज़न हम लोग अलग लेवल पर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए अभी रिसेंटली यहाँ पर 2021 के अंदर में ही यहाँ पर जापान के द्वारा यहाँ पर एक डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था लगभग 265 करोड़ का। तो ये 265 करोड़ यूएसडी डॉलर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ये ग्रांट मिला था ताकि इसको हम लोग डेवलप कर सकें। तो ये एक तरीके से हम लोग निकोबार को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के तौर पर भी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अब तक हम लोगों को ये सारा काम करने के लिए श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखनी पड़ती है। यानी कि अपनी कंट्री में अगर कोई भी सामान हम लोग को लेकर आना है, एक सही तरीके से पहले श्रीलंका में लाकर उसको उतारा जाता है, फिर छोटे छोटे जहाज में भरकर हम लोग उसको अपने एरिया में लेकर आते हैं। तो हम लोग श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रख सकते इन सब एरिया में। तो अपने ही एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि कल को चलकर एक तरीके से ना, कल को श्रीलंका के जैसे कि कोई लीडर आते हैं वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो हमको कई सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये मुद्दे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग अपना एरिया डेवलप करेंगे तो उसके एक फायदे नहीं, कई सारे फायदे हैं। जैसे कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ से, यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से हम लोग यहाँ पर आसानी से डेवलप कर सकते हैं। कोरल रीफ जो है वहाँ पर वो एक तरीके से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से यहाँ पर वो उनकी जो कोरल रीफ की घटती हुई संख्या उसको भी ध्यान देना है। और मैंग्रोव्स भी काफ़ी लार्ज स्केल पर लॉस हो रहे हैं। वैसे दिक्कतें कई सारी हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से ज्वालामुखी भी कई बार फटते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करने पर। लेकिन फिर से वही बात है कि कहीं ना कहीं जो चाइना में हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका के जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल, जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है चाइना के कंट्रोल में, उस पर्टिकुलर रीजन में कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि अब उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी न देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने रिसेंटली अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराई। अब तक यहाँ पर 2G का नेटवर्क चल रहा था, अभी यहाँ पर हम लोग आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर 4G 5G कनेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं जल्दी। इसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। 4G आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, मतलब यूज हो भी रहा है। कई सारे प्रपोजल हैं यहाँ पर, जैसे कि एयरपोर्ट डेवलप करना है यहाँ पर, इसी के साथ में और भी अच्छे खासे डेवलपमेंट करना, ये खासकर पावर प्लांट यहाँ पर लगाना, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का जो सिस्टम क्रिएट करना। तो इसके लिए काम भी यहाँ पर किया जा रहा है और लैंड भी यहाँ पर दी जा रही है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके।
कोस्टल स्ट्रिप जो है वहां पर उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, डेवलप करना है, एयरपोर्ट वगैरह बनाना है, नेवी जो है वो यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखेगी। पर वही बात है, इकोनॉमी के साथ साथ में स्ट्रेटजी की भी काफी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी के साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्गो का हब बनाने की बात की जा रही है, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया कि हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और जैसे चाइना का एग्रेशन है तो उसको टैकल करने में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो जब यहाँ पर नाम चेंज किए गए, जैसे रोज आइलैंड को रीनेम किया गया था यहाँ पर, जैसे रोज, ठीक है, रोज आइलैंड को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से यहाँ पर चेंज किया गया, ठीक है। तो रोज आइलैंड का नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसी के साथ में नील आइलैंड का जो नाम चेंज किया गया उसको शहीद द्वीप का नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और हैवलॉक जो आइलैंड है उसको यहाँ पर स्वराज आइलैंड का यहाँ पर नाम दिया गया, यानी कि ये नाम यहाँ पर चेंज किए गए। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेताजी जो हैं वो एक तरीके से उनके साथ में याद रखिएगा कि कमल का गुलाब का फूल लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापानीज जो हैं उन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सबसे पहले ये पर्टिकुलर आइलैंड वाला जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद होता है और जापानीज का वर्चस्व यहाँ पर बन सकता था, पर वो कहीं ना कहीं बच गया। अगर बात करें नील आइलैंड शहीद, यानी कि जो इंसान जो है वो शहीद हुआ उसका खून जो है वो नीला पड़ गया जिसकी वजह से शहीद हो गया, ऐसे आप लोग याद रखते हैं। हैवलॉक स्वराज, स्वराज चाहिए तो आप लोगों को लोक लगा के रखना पड़ेगा ताकि आगे से फिर से अंग्रेज जैसे लोग जो हैं वो आकर यहाँ पर ना घुस जाए, ठीक है। तो ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया अपनी स्पीच में कि नेताजी जो स्टेडियम, ये भी आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर 75th एनिवर्सरी जो होस्ट की जा रही थी वहाँ पर उस टाइम पर इनके द्वारा यहाँ पर ये भी बातें की गई इसके बारे में। तो एक जहाँ नेताजी स्टेडियम के अंदर में यहाँ पर ये बातें इनके द्वारा बोली गई, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। नेताजी स्टेडियम में फिर नेताजी इंडोर स्टेडियम यहाँ पर इनके नाम से यहाँ पर जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी उस टाइम पर यहाँ पर ये बातें सब की गई थी। जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो विद है यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर कैंपबेल जो नेशनल पार्क है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोगों यहाँ पर गलत है जो नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये दो नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर। तो डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। पर लेकिन डेवलपमेंट ओनली यहाँ पर नहीं, बहुत सारे और भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि लेदर सी टर्टल पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में बात की जाती है। 71 स्पीसीज ऑफ बर्ड पाई जाती हैं, 26 स्पीसीज जो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, 10 के करीब स्पीसीज एम्फीबियन, 113 के करीब यहाँ पर मछलियों की स्पीसीज पाई जाती है जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। तो ये भी कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ये किस तरीके के यहाँ पर जीव जंतु और इंसान रहते हैं, तो एक्स सर्विसमैन पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जाकर यहाँ पर 1970s में लोग जो हैं वो जाकर सेटल हुए थे। ट्राइबल जो यहाँ पर सोम्पियन और इसी के साथ में निकोबारीज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर सोम्पियन बेसिकली, और बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया और 2 नेशनल पार्क। तो ये पर्टिकुलर एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार न्यूज में रहता है कि कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो वो देखकर करना है ताकि लोकल एरिया में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को न मिले। ओके, 2014 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार, निकोबार, सुमित्रा, मालदीव या लक्षद्वीप, या सुमित्रा और जावा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि कोरल रीफ के बारे में, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या सुंदरबन, यानी कि कोरल रीफ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 4, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया 1 2 3 4। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोरल रीफ आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो अगर गुजरात से आते हैं तो यहाँ पर कच्छ वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लक्ष्य वाले द्वीप में रीजन में, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया बैरन आइलैंड, जो बैरन आइलैंड के बारे में, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड बोला जाता है। ये बोला जा रहा है कि बैरन आइलैंड वोल्केनिक इज एन एक्टिव, ये वोल्केनिक है जो कि लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी में।
बैरन आइलैंड जो है वो लगभग 140 किलोमीटर ईस्ट पड़ता है ग्रेट निकोबार से। और बोला गया कि लास्ट टाइम बैरन आइलैंड जो है वो इरप्ट हुआ था 1991 में, और तब से यहाँ पर ये इनएक्टिव है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 3, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1 2 3। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर इस तरीके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो पूछा क्या गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा कि हाँ लास्ट टाइम ठीक है ये यहाँ पर इरप्ट हुआ था पर तब से इनएक्टिव नहीं है, बीच बीच में यहाँ पर ये झपकियां ले लेकर आता है और इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और ये आप लोगों को यहाँ पर जो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर ये निकोबार के बारे में बोलेगी, तो यहाँ पर निकोबार की बात नहीं की जा रही है, अंडमान से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में बात की जा रही है कि सदर्न मोस्ट रीजन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ग्रेटर जो निकोबार से सदर्न मोस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला गया था? यहाँ पर बोला गया था बेसिकली ईस्ट। ठीक है, तो ये एक तरीके से डायमेंशन के पॉइंट ऑफ से गलत है यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में अकेला जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड। ये आप लोग याद रखिएगा, वोल्केनो के नाम पे क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन गया, इतना ज्यादा न्यूज में है ये जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा एक क्वेश्चन, आप लोग बताइए अभी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जीआई टैग की बात की थी मैंने जब आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट की जितनी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में रहेगी उतना ही लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओगे, और एक बार चीज़ों को समझ लिया तो इवन चाहे किसी को आप लोग पढ़ा भी दो तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी रस्साकसी चला करती थी चाइना के साथ में। इसको हम लोग ट्रेड वॉर बोल रहे थे। कोई सारे लोग तो इसको बोल रहे थे कि कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन जो है वो यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही थी। यूएसए ने सैंक्शन लगाए तो चाइना ने सैंक्शन लगा दिए, यूएसए ने और सैंक्शन लगाए तो चाइना ने और ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए। इसके चलते दोनों एक दूसरे पर सैंक्शन खेल रहे थे, यानी कि तू मेरे ऊपर सैंक्शन लगा और मैं तेरे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। तो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन यहाँ पर चल रही थी दोनों देशों के बीच में, और इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। रीजन ये भी अपने आप में इतनी पावरफुल इकोनॉमी है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर यूएसए को जुकाम एक तरीके छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ये कहावत है यूएसए के बारे में, इतनी पावरफुल इकोनॉमी इसकी है। और चाइना जो है वो आज की डेट में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, यानी कि कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट कहीं बन रहा हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को चाइना में जरूर बनता हुआ नजर आएगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना जरूर लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग उठाकर देखना उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेड इन चाइना आप लोगों को गुथा हुआ मिल जाएगा। तो यानी कि हर एक कंपनी जो भी दुनिया में कहीं भी अपना बेस रखती है, पर एक बेस चाइना में रखती थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को यहाँ पर बेसिकली सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो गया था, चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा माहौल बनाया गया है ऐसा कुछ करने के लिए, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी। अब यहां पर कंडीशन आती है, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जब यहां पर ट्रेड वॉर चलता है तो उस टाइम पर लगता है कि दुनिया को अगर इन दोनों देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहे, खासकर चाइना के ऊपर, तो कैसे काम चलेगा। तो जो कंपनी चाइना के अंदर थी, जब सैंक्शन लगने लगे दोनों तरफ से यहां पर, तो उन कंपनी ने अपना जो है ऑल्टरनेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। यानी कि चाइना के अंदर ही रहेंगे तो हमारा व्यापार एक तरीके से खराब हो जाएगा। अगर आपस में देश लड़ रहे हैं तो हम क्यों अपना बेसिकली व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो खराब करें, हमारा तो भाई साहब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे देश जैसे कि थाईलैंड हो गया, जैसे कि वियतनाम हो गया, जैसे कि मलेशिया हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, इन देशों में अपने बेस बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग का धंधा जो है वो चलता रहे और दुनिया में जो सप्लाई है इनके माल की वो कम न हो। यहां तक तो फिर भी सही था, चीजें झिल रही थी। पर लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया उसने भाई साहब एक दुनिया की दशा ही बदल के रख दी। कोविड-19 के टाइम पर जो सबसे तकड़े वाला कहीं पर अगर लॉकडाउन लगाया तो वो लगाया चाइना के अंदर में।
चाइना के अंदर में जो चीज़ें जहां पर थी ना वहीं पर ही सीज कर दी गई, इतने तगड़े वाला लॉकडाउन लगा। अब सोचो कोई कंपनी सारा माल चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करती है, उसका सारा का सारा माल जो है वहां पर सीज हो चुका है। अब दुनिया में उसकी ग्लोबल सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। मैं आप लोगों को बताऊं, उस टाइम पर गाड़ी की अगर सर्विस कराने भी आप लोग जा रहे हैं ना, तो जो सर्विस जो आप लोगों को कुछ घंटों के अंदर मिल जाती है, वो उसके पार्ट जो है वो एक एक महीने के बाद में आ रहे हैं, तब जाकर जो है वो चीज़ें सप्लाई की जा रही है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो ये जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस टाइम पर यहां पर पहला तो ट्रेड वॉर के टाइम पर चाइना और यूएसए के बीच में, और दूसरा कोविड-19 के टाइम पर अब दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अभी कोरोना आया है, कल को टोरोना आएगा, कल को मोरोना आएगा, फिर सोरोना और फिर डोरोना, और ये ऐसे ही चलता रहा है तो हमको पड़ जाएगा रोना। तो इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और इसी ऑल्टरनेटिव को बोला जा रहा है चाइना +1 स्ट्रेटजी। यानी कि चाइना के अंदर बेस रखो, अच्छी चीजें मिल रही है वहां पर, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पर +1 भी होना चाहिए कि कल को अगर स्टेपनी नहीं हुई तो फिर कैसे काम चलेगा, स्कूटर जो है खींचना पड़ जाएगा। इसीलिए स्कूटर में स्टेपनी लगाई जाती है, और इसीलिए गाड़ी में भी एक्स्ट्रा स्टेपनी रहती है, ताकि इंसान घर तक तो आ जाए, ताकि धंधा तो चलता रहे। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्यों उसका एक तरीके से अपने सर पर भार जो है वो एक तरीके से लेकर चलें। इंडिया जो है वो इसी ड्यूरेशन में अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी बना डाली। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में एक नया हब आप लोगों को सेमीकंडक्टर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना +1 जो डाइवर्सिफिकेशन यहां पर निकल कर आया, उसमें हम लोग हब बन सकते हैं। चाइना के पास में एक छोटा सा देश है जिसको आप लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। यहां पर आप लोगों को ताइवान जो है वो कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो मुद्दा सीधा सीधा यहां पर यह है कि ताइवान की और चाइना की बनती नहीं है। तो इसलिए ताइवान जो है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और वो भी यहां पर अपनी कई सारी जो कंपनी है ला लाकर इंडिया के अंदर रख रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने का फॉर्मूला है चाइना +1 स्ट्रेटजी, और स्टार्ट किया गया था 2018 में। मैंने बोला अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पर ये माहौल बनाकर चले गए थे, और कोविड-19 ने इस माहौल को बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दिया। यानी कि ये बिल्कुल यानी कहते हैं कि हवा की माफिक निकल के गया फिर, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिली। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन है। कल को माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछ ले, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड है वो भी सारी बातें आप लोगों को बता दी। बहुत ही बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जिससे इकोनॉमी के अंदर भी, बैंकिंग के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या है चाइना +1 स्ट्रेटजी, इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो बताना समझ में आया। फिर कोई डाउट है और फीडबैक जरूर दे दिया करो, और पूछ लिया करो अगर कहीं पर डाउट है। सवाल दिमाग में लेकर वापस नहीं जाना है। अगर क्लास में आए हो तो यहां से माइंड को क्लियर, उन्हें कहते हैं क्लीन चिट, ऑल क्लियर करके जाना है, ठीक है। दोस्तों ये अपने ही आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पर कुछ शब्दों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शब्दों का भी फेर है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी, और यहाँ पर बात की जा रही है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन जो है ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओम्बुड्समैन ये शब्द जो है, ये सबसे पहले इसका पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो क्रिएट किस देश में किया गया, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा स्वीडन के अंदर यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है ये क्रिएट किया गया था, और काफ़ी पुरानी बात की जा रही है, ये लगभग 1909 की, और सॉरी 1809 की, ठीक है। तो ये कैसा ऑफिस होता है, ये पर्टिकुलर एक ऑफिस होता है जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एक ऑफिस क्रिएट किया गया था यहाँ पर, जिससे पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया था। और वो चीज़ें क्या थी उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में भी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं द स्कीम इंटीग्रेट्स द एग्जिस्टिंग 3 ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि RBI के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। इनको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ओम्बुड्समैन अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं लोकपाल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि देखता है क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, और फिर उनका सॉल्यूशन देखता है ताकि करप्शन वगैरह न हो सके। तो कल को कोई ऐसी अगर कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने में, उसके अंदर कोई यहाँ पर त्रुटि निकल कर आ रही है, तो उसको सुधारने का काम करता है यहाँ पर, एक तरीके से उसको राह दिखाने का काम करता है ओम्बुड्समैन।
अगर कोई लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई जो है 30 दिन से ज़्यादा हो गए, उसको रिजोल्व नहीं हो रही है, और कोई सेटिस्फैक्टरी अगर कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये ओम्बुड्समैन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करेगा और क्लियर करेगा उनके बीच में जो दिक्कत चल रही है। स्कीम जो है वो डेफिशिएंसी इन द सर्विस अगर कहीं होती है, यानी कि अगर कोई इंसान जो काम कर रहा है उसमें चोरी करना स्टार्ट कर दे, तो तब यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है वो पिक्चर में आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। सेंट्रलाइज रेसिप्ट, जो यहाँ पर रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग जो यहाँ पर सेंटर है उसके बारे में अगर बात करें, तो आरबीआई जो है उसके द्वारा ये चंडीगढ़ में सेंटर जो है सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, सेटअप किया गया है इस सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, कहाँ पर, चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल या फिर ईमेल के थ्रू जो कंप्लेन है एनी लैंग्वेज में यहाँ पर इनिशियल प्रोसेसिंग की जा सकती है, और जो भी ग्रेवेंस होगा यानी कि किसी को जो भी दिक्कत होगी फिर उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। तो ये है यहाँ पर ओम्बुड्समैन के बारे में। तो कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होनी चाहिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, तो आंसर आप लोग दे दोगे कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया नेटवर्क रेडीनेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके अंदर में, यूएसए, सिंगापुर, इंडिया या फिर स्वीडन। सही आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया का जो फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये अवार्ड किसको जाता है ये आप लोगों को बताना है। अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी या फिर कमल हसन या फिर मोहनलाल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लॉस एंड डैमेज फंड, ये सपोर्ट द पुअर कंट्री लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, कॉन्फ्रेंस G20 एनुअल समिट, आसियान एनुअल समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डिटेल में डिस्कस किया था, आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया कि विच इज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन द ITTF ATTU एशियन कप। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने नाम है यहाँ पर सार्थक, ये भी सार्थक नहीं, शरत। ठीक है, तो शरत कमल, इसी के साथ में यहाँ पर मनिका बत्रा, नेक्स्ट है यहाँ पर सृजा अंकुला। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर इनका नाम है साथियान जानशेखरन। ठीक है, तो ये कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से डायरेक्ट गेम के बारे में पूछ रहे तो मैच करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी सेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर आंसर देना है। क्या है आंसर? ABCFD ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सा आंसर देता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। सिंगापुर है यहाँ पर, सॉरी यूएसए है टॉप पर। आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी की है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूएसए, सिंगापुर, स्वीडन और जो नीदरलैंड है वो टॉप पर थे, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इंडिया की रैंकिंग आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो 2022 का अवार्ड दिया गया, ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया? तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये है चिरंजीवी। ठीक है, तो 53rd जो इंटरनेशनल जो यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, तो तेलुगु सुपरस्टार है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो गोवा में ये चीज़ें भी देखने को मिली। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर B। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तो काफी डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया था मैंने कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए किस पर्टिकुलर टाइम पर लॉन्च किया गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो कि अभी इजिप्ट में हुई, और 28 कहाँ पर होने वाली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहाँ पर? UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और गेम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से। तो यहाँ का जो सही आंसर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मनिका बत्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो टेबल टेनिस प्लेयर अगर मैच करने के लिए भी आ जाए तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा, यानी कि 320। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वोकेबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आप लोगों को नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, पर लेकिन वो याद आप लोग तभी रख पाते हो जब उसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो या फिर उनको यूज करते हो अपनी स्पीकिंग में। तो जैसा भी सुटेबल लगे आप लोग कोशिश करना कि उनको यूज करने का। इनसे डायरेक्ट आप लोगों से NDA, CDS, SSC बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग में अगर अच्छी वोकेबलरी होती है तो अच्छा आंसर भी आप लोग लिख पाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर ये है उपद्रवी, ओब्स्टेस्पियस। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्रचंड या फिर शोरगुल या फिर कोलाहल वाला जो रीजन नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा शोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो वाला डिफिकल्ट टू डिलीड, जिस छोटे बच्चे की क्लास में जाओ कभी तो वहाँ पी पी कू पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो वाली कंडीशन है। जस्ट इसके अपोजिट में जाओगे तो शांत स्वभाव, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, जो बिल्कुल शोर नहीं करता है, अपना टाइम टेबल फॉलो करता है अच्छे से ऐसा ही कुछ है ना, हाँ या फिर ना। ये काफ़ी खतरनाक शब्द है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। ये बेसिकली होता है सर्वल, इसका मतलब होता है गुलामी, इसका मतलब होता है खुशामदी करना किसी की, यानी कि सामने वाला आप लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, वो सामने वाला आप लोगों को रेस्पेक्ट पे नहीं कर रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर उसकी जी हजूरी की जा रही है। तो ये एक तरीके से काफ़ी एक तरीके से कम इज्जत मिलने वाली बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और ये एक ऐसा शब्द जो आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो कि यूज़ करना सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अर्जुअस, यानी कि ये है बेसिकली कठिन। कठिन मतलब काफ़ी एक तरीके से एक टाइट वाली चीज़ आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्कर काम कोई बोल सकते हैं जिसको आसान न हो करना, ठीक है। तो कई सारे प्रयास करने बड़े कठिन प्रयास की जो यहाँ पर मांग करे, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यूपीएससी ले सकते हैं आप लोग, काफ़ी कठिन है वैसे पर, लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। फिर इसका आप लोग अपोजिट भी देख सकते हैं यहाँ पर शब्द, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब होता है पीछे हटना बोल देते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये शब्द जो होते हैं ना, ये सारे आप लोगों को इंटरचेंजेबली कई बार आप लोगों को ये एग्जाम में या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, कई बार न्यूज़ वगैरह सुनते हो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। इसको रीबाउंड पीछे हटना या फिर एक तरीके से पलटाव भी बोल सकते हैं, यानी कि बैक जाना, ठीक है। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे एडिटोरियल के अंदर भी ऐसे शब्द जो होते हैं वो यूज होते हुए नजर आते हैं। ये ऐसा शब्द है, कोई बोले कि यार ये चीज एक्सप्लेन कर दो एक तरीके से, तो होता है बेसिकली बर्वियरी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर वो तो होता है लंबा एक्सप्लेन करना, ही होता है संक्षिप्त में बताना, ठीक है। किसी चीज को एक तरीके से संक्षिप्त सार देना कि हाँ इतने में छोटा सा बता दिया, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट स्टेटमेंट में मेन पॉइंट को बता देना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अपोजिट में जाएंगे तो फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई साहब, तब जाकर चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये 5 शब्द इसी के साथ में अगर आप लोग और इंटरेस्टेड हैं सेंटेंस फॉर्म करने में, तो इतना कुछ है कि आप लोग पढ़ते जाओ, तो नहीं कहते लिखते लिखते थक जाओ, इतना कुछ है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना अगर आप लोग रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आप लोग इस अकेली स्लाइड के साथ में बिता सकते हैं, ठीक है। तो आओ कभी, गुजरात में अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग नहीं सुना, तो आओ कभी वोकैबुलरी की स्लाइड पर, तो आप लोग काफ़ी कुछ नया सीख पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी आप लोग बन जाओगे। तो रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहना है, तभी वो चीज़ें बोरिंग लगती है पर लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट देकर जाती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना।